नमस्कार। सवाल लाख टके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा और तमाम दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालते हैं और हमारे जो तमाम जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं, अपनी भी जो समस्याएं होती हैं वो भी साझा करते हैं। अब बाज़ार की स्थिति देखते हैं, क्योंकि देखिए सुबह हम लोग जब शो कर रहे थे तो बाज़ार जो था वो अनसर्टेनिटी की, वॉलेटिलिटी की स्थिति दिखा रहा था साफ तौर पर, लेकिन अब जो है वो गिरावट गहरा गई है, यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप निफ्टी को देखें यहाँ पर तो 25,086 के आंकड़े पर पहुंचता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो दबाव और घिरा गया, आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पे भी बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे 25,000 का आंकड़ा क्या टूट जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर हमने यहाँ पे इस आंकड़े को देखा है यहाँ पे। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि भाई गिरावट के पीछे के कारण क्या है। हालांकि वो दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ बताएंगे, लेकिन अगर आप फौरी तौर पर देखें यहाँ पे तो एफआईज की बिकवाली के जो सेंटीमेंट्स हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लगातार 4 दिनों की खरीदारी के बाद यहाँ पे 240 करोड़ की बिकवाली करते हुए दिखे हैं यहाँ पे। तो एक ये है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स के तौर पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इंडिया विक्स की बात करें, मैं आपको सुबह भी बताया था, इंडिया विक्स में उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है और आप ये समझिए कि 11 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। और ऐसे में बाजार में घबराहट होती है जब इंडिया विक्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो ये तेज़ उतार चढ़ाव के संकेत साफ तौर पे देता है। इसके अलावा आप एशियाई बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पे कमज़ोर जो है स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे दक्षिण कोरियाई के कॉस्पी की बात करें या शंघाई कंपोजिट इंडेक्स की बात करें तो 1% से ज़्यादा ये भी टूटते हुए दिखे हैं। जापान के निकाई की बात करें या हांगकांग के हैंगसेंग की, यहाँ पे भी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा रुपये में कमज़ोरी है, डॉलर के मुकाबले 88.77 पर यह फिसलता हुआ दिख रहा है। विदेशी फंड का आउटफ्लो और डॉलर की मजबूती के चलते रुपये में एक कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में बाज़ार में क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या आगे की स्थिति रह सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण मंत्री सर जुड़ रहे हैं, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। और इसके साथ ही आस्था जैन मैम भी जुड़ रही हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हेम सिक्योरिटीज से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्ष। तो सबसे पहले मैं अरुण सर से ही या फिर चलिए आस्था मैम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आस्था मैम, मैं अभी ओपन इंटरेस्ट भी देख रहा था यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा अगर मैं स्थिति देखूँ तो जो कॉल राइटर्स हैं वो हावी होते हुए दिख रहे हैं। मैम कॉल की अगर मैं ओआई को देखूँ तो करीब करीब यहाँ पे 14 करोड़ का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जमावड़ा, जबकि पुट राइटर्स की बात करें यहाँ पे तो करीब करीब 4 करोड़ के आसपास है। 25,000 का आंकड़ा जो है वो जो लेवल है, आपको लगता है टूट जाएगा, ये स्थिति देखने को मिली, और इसके पीछे की गिरावट की वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए गुड आफ्टरनून अरुण जी आपको भी। निफ्टी में आज हमने एक भारी गिरावट देखी है और जो आपने बोला कि 25,000 का लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है, तो आज का जो लो है 25,060, वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25,040 जो कि एक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेस भी है, उसके नीचे जाने की संभावना अभी तो निफ्टी में कम लगती है। अगर किसी वजह से आया भी तो वहां से एक रिवर्ट होना चाहिए, 24,990 से एक रिवर्ट हमें या फिर रिवर्स होता हुआ दिखना चाहिए। तो लग तो अभी भी निफ्टी वीक रहा है, लेकिन जो संभावना आप पूछ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी कम लगती है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि तुरंत बाइंग साइड पे बैठ जाए, अभी यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मार्केट में थोड़ी गिरावट है, इसे टिकने दीजिए, उसके बाद ही इसमें तेजी का कोई रुख बना है। और जो मैं टिकने की बात कर रही हूँ निफ्टी को, उसका अहम लेवल है अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे 25,130, 25,150। तो ये एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जोन है जिसके ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तो फिर निफ्टी में वापस से एक तेजी की संभावना लौट सकती है। हाल फिलहाल में जस्ट वेट एंड वॉच करने की सलाह मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। ठीक है, वेट एंड वॉच की यहाँ पे सलाह, और मैम ने बता दिया यहाँ पे जो लेवल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको पार करता है तो फिर आप मानिए कि एक थोड़ी सी मजबूती, स्ट्रेंथ वापस आते हुए दिख सकती है। अरुण सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि बाज़ार में आखिर किस बात का डर है, क्योंकि कल जो हमने देखा बाज़ार में उस गिरावट को तो बाज़ार पचा गया था और हमने देखा कि बहुत बड़ा फॉल नहीं आया है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान को वापस लिया, चाइना के ऊपर पहले 100% टैरिफ का लगाया, हालांकि उसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि उसके बाद उन्होंने क्लैरिटी ज़रूर दी। अब बाज़ार में यहाँ पर किस बात का डर है जो सता रहा है, जो दबाव जो दिखा रहा है यहाँ पर, आपके हिसाब से क्या मायने हैं और ये गिरावट क्या और बढ़ सकती है? देखिए हर्ष जी, मुझे लग रहा है मार्केट में जो कल के जो डेरिवेटिव फिगर्स आए हैं वहां पे थोड़ी सेलिंग आपको अगेन
इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स में देखने को मिली है, तो उसी का एक रिएक्शन आज आपको देखने को मिल रहा है। तो मोरलेस मेरा भी सेम व्यू है जो आस्था जी ने बताया कि 25,050 ये एक लेवल है जब तक ये ब्रीच नहीं करता आपको निफ्टी में शॉर्ट की नहीं सोचनी है। इधर आप लॉन्ग ना करें वो चलेगा, पर 25,000 से 25,050 एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और वहां से वापस आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी इंडेक्स का जो प्राइस है ओवरऑल सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, बॉलिंगर के मिड बैंड के भी ऊपर चल रहा है, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। पर दिक्कत एक ही है कि रेजिस्टेंस जो है 25,200 25,250 ये वापस तीसरी बार उसको टकरा के नीचे आ रहा है। तो दिक्कत एक ही है, रेजिस्टेंस काफी स्टिफ बन चुका है 25,250 से 25,300 के आसपास। पर शॉर्ट तभी करना है तब 25,000 के नीचे मार्केट जाए, तभी आपको शॉर्ट की ही सोचनी है। जब तक मुझे लग रहा है या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,000 का है, जब तक वो ब्रीच नहीं करता मार्केट में आपको या तो आप साइडलाइंस पे रहे या फिर आप न्यूट्रल व्यू बना के चले। साइडलाइन पर है या न्यूट्रल व्यू बना के रखें, शॉर्ट करने की सलाह नहीं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए ना सर फिर? बिल्कुल हर्षी, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, क्योंकि निफ्टी में यूजुअली आपको एक मीन रिवर्जन की स्ट्रेटेजी भी करनी ही चाहिए, तो 25,000 के आसपास मिलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स वहां पे लॉन्ग की भी सोच सकते हैं। पर जो ट्रेडर्स जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं परफेक्ट पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करें। पर अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जो मेजरली इंट्राडे या 1 से 2 दिन के लिए प्ले करते हैं, वो मुझे लग रहा है 25,000 से 25,050 वहां पे निफ्टी आता है तो एक वापस रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए रहे। ठीक है सर। तो सर आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दिया, मैं आस्था मैम के पास जाता हूँ। मैम, निफ्टी बैंक को लेकर आपकी सलाह क्या है, क्योंकि वहाँ पे भी कम से कम अभी ये देखिए कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गिरावट जो है वो आधे प्रतिशत के पार निकल गई यहाँ पे, और हम लोग सुबह देख रहे थे कि 57,000 पे अच्छा खासा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आपके हिसाब से क्या यहाँ पर भी निफ्टी बैंक में और गिरावट बढ़ सकती है? ये गिरावट आगे और 56,000 के आंकड़े को और टूटते हुए देखने को मिल सकती है स्थिति? गिरावट तो बढ़ सकती है और बढ़ भी रही है। 56,250 के आसपास अभी निफ्टी बैंक चल रहा है। हो सकता है कि एक बार 56,190 या 56,200 तक जाने का ट्राई करे, वहां तक तो जा सकता है, लेकिन उसके नीचे जाएगा उसके लिए ये देखना जरूरी है कि ये इस सपोर्ट को पकड़ता है कि नहीं। जो मैं बता रही हूँ 56,190 56,200 के जोन में ये कैरी कर रहा है। अगर इसने इस सपोर्ट को पकड़ा और अगेन इसमें जो भी चीजें हैं वो सस्टेनेंस की है, यानी कि ड्यूरिंग द इंट्राडे अगर निफ्टी टिकता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार छू के वापस से ऊपर या नीचे हो गया, उसके ऊपर या नीचे कुछ समय बिताना जरूरी है। माइट बी पॉसिबल एटलीस्ट हाफ एन आवर का टाइम तो वो बिताए। तो अगर इसने 56,190 के नीचे कुछ समय बिता दिया तो गिरावट गहरा सकती है, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड कर देता है और ये लेवल तोड़ता नहीं है और इसके ऊपर टिकता है तो हो सकता है कि ये गिरावट इतनी ना गहरा है। पर मोटा मोटी जो अभी बात करें तो ट्रेंड वीक लग रहा है, चांसेस हैं, और बायसनेस जो है यानी कि झुकाव जो है वो डाउन साइड की तरफ है। तो सलाह यही रहेगी कि निफ्टी बैंक में भी कोई बाइंग पोजीशन ना ले, क्योंकि अभी इसमें गिरावट और देखने को मिल सकती है। सेल साइड पे भी जाने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन पे ये खड़ा हुआ है अपने सपोर्ट के, जो कि मैंने बोला 56,190। तो जस्ट वेट एंड वॉच करें, क्योंकि काफी गिरावट हम ऑलरेडी आज की ट्रेडिंग सेशन में इस दोनों इंडाइसेस में देख चुके हैं। जी, एक इंडेक्स पे और चर्चा करते हैं, फिर बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल हैं, क्योंकि देखिए शो भी डेडिकेटेड है हमारे व्यूअर्स के लिए, तो बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे सवाल लीजिए। तो बस सर थोड़ा सा और, फिर उसके बाद हम लोग आपके सवाल फटाफट से लेना शुरू करते हैं और सारे सवाल कोशिश करेंगे जितने हो सके हमसे आपके सवालों को कैटर किया जा सके। अरुण सर, आईटी के इंडेक्स के ऊपर मैं आपसे सलाह जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखते देखते यहाँ पे पेन जो है वो लगातार बढ़ा, पहले एक के बाद एक फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए यहाँ पर, उसके बाद अब नतीजों का दौर है। टीसीएस के जो नतीजे आए सर वो जो स्ट्रीट की उसके मुताबिक रहे यहाँ पर। अगर हम लोग को एचसीएल टेक की बात करें यहाँ पर तो सुबह थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाता ये निफ्टी आईटी इंडेक्स, लेकिन फिर सर वो स्थिति वापस जो है लाल निशान में। निफ्टी आईटी में क्या किया जाए? देखिए हर्षी, मुझे लग रहा है जहां तक निफ्टी आईटी की बात है कुछ कुछ स्टॉक्स जरूर रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं, पर कोई भी ऐसा प्रॉमिसिंग चार्ट नहीं है जहां पे आप कह सकते हैं कि प्रॉपर ब्रेकआउट आ चुका है। एचसीएल टेक ने जरूर आज एक मल्टी मंथ आप कह सकते हैं मल्टी वीक ब्रेकआउट के संकेत दिए, पर अगेन वहां पे भी मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी 1520 1525 एक लेवल है, उसकी के ऊपर उसका ब्रेकआउट है।
पर मुझे लग रहा है जहां तक इंडेक्स की बात है, इंडेक्स की हमने एक एनालिसिस की थी। इंडेक्स जब तक 35,700 के ऊपर ना निकल जाए, मैं निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी आईटी जब तक 35,700 के ऊपर नहीं निकलता, आपको निफ्टी आईटी में थोड़ा या तो साइडलाइंस रहे या धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की सोचे। पर पोजिशनल जो बुलिश ट्रेड आएगी निफ्टी आईटी में 35,700 के ऊपर आएगी। आइदर टीसीएस या इंफोसिस, किसी एक को लीडरशिप लेनी पड़ेगी इस इंडेक्स में, और जब भी लीडरशिप आएगी तो वहां से मोमेंटम बन सकता है। तो निफ्टी आईटी में अगर कोई 20 के थ्रू बाई करना चाहता है या निफ्टी आईटी के स्टॉक बाई करना चाहता है, तो एक लेवल पे ध्यान रखें 35,700 जैसे ही निफ्टी आईटी में निकलेगा, मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव बनेगा। और स्टॉक्स जो मुझे लग रहे हैं टेक्निकली ज्यादा अच्छे निफ्टी आईटी में, एक तो एचसीएल टेक मुझे लग रहा है वहां पे मोमेंटम पॉजिटिव है, तो उस स्टॉक को जरूर नजर रखें। जब भी 35,700 निफ्टी आईटी निकले, आप एचसीएल टेक या फिर कोई भी बड़े स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ सवालों के, जो व्यूअर्स के सवाल हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। गौरव त्यागी का सवाल है, आस्था मैम आपसे नज़रिया मैं समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अशोक लेलैंड के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 128 रुपये है, 200 शेयर्स हैं इनके पास, और इसके साथ ही SJVN के ऊपर भी। चलिए पहले अशोक लेलैंड पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। और कई ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी देख रहा था मैम मैं, जो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से स्टॉक पर बुलिश दिखते हैं। आपका नज़रिया कैसा है यहाँ पर? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपने जैसा बोला कि बुलिश लगते हैं, लेकिन जो चार्ट्स अभी इंडिकेट कर रहे हैं वो थोड़ी शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो वीकनेस है ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। 133 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा इस काउंटर के लिए, लेकिन अगर वो ब्रेक हुआ तो 125 तक जाने के भी चांसेस हैं। वहां पे एक मुझे लगता है कि कोशिश कर सकता है कि एक बार अगर ये गिरावट बढ़ती है तो इस गिरावट के साथ साथ अशोक लेलैंड में भी थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है हर्ष जी। लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में तैयार रहिए। 133 के नीचे जाता है तो 125 तक की भी एक गिरावट हमें, मतलब उसके बीच में एक दो सपोर्ट्स है, लेकिन मोटा मोटी फिर 125 तक का जोन इसके लिए खुल जाएगा, क्योंकि उसके बीच में भी सपोर्ट है 128 पे। अब करना क्या है, देखिए इन्होंने अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड करिए, ये माइंड में रखते हुए कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है और ये काउंटर गिर के 125 तक भी आ सकता है। वहां से नीचे जाएगा कि नहीं वो डिसाइड होगा अर्निंग्स पे, नंबर कैसे आते हैं, तो इतना हमें वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ होल्ड करने की सलाह है, नई बाइंग अभी नहीं करनी है। इनफैक्ट अगर नई बाइंग भी करनी होगी तो 125 के जोन में देखा जाएगा। उस समय तक अगर अर्निंग्स डिस्क्लोज हो जाती हैं तो वो भी एक आधार बनेगा डिसीजन लेने के लिए, पर अभी नई बाइंग की यहाँ पे मतलब राय नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच करें, और वीक लग रहा है ये काउंटर, होल्ड करना है एक स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन प्लेस करना रहेगा 123 के जोन पे कर सकते हैं। तो 123 के जोन पे स्टॉप लॉस, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस में दे रही हूँ क्योंकि गिरावट में है तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस तो जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं। 123 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। वापस से एक बार 135 138 के ऊपर निकली तो 150 तक की चाल दिखाता हुआ नजर आएगा, पर समय लगेगा इसको तेज होने में, समय लगेगा यहाँ पर। तो गौरव जी आप टेंशन मत लीजिए, मैम ने जो बताया उस लेवल्स को ध्यान रखिए यहाँ पे। और इसके अलावा अरुण सर, इनका सवाल जो है SJVN के ऊपर है, और बहुत सारे रिटेल निवेशकों का ये पसंदीदा स्टॉक रहा है यहाँ पे। SJVN की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने जो खरीदारी करी है वो 110 रुपये पे करी है 500 शेयर्स, और अभी जो है ये 88 के भाव पर, 89 के भाव पर है। बहुत सारे निवेशक तो ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई 100 का आंकड़ा कब पार होगा। 100 का आंकड़ा सर आपके हिसाब से कब पार होता हुआ दिख सकता है? यहाँ पे नतीजे भी अब आ रहे हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से आपका क्या नज़रिया है? हर्ष जी, दो लेवल पे ध्यान रखें। पहले तो टेक्निकली ब्रेकडाउन हो चुका है, ये 85 की तरफ बढ़ रहा है, ये कंफर्मेशन चार्ट पे भी नजर आ रहा है। तो 85 मुझे लग रहा है ये लेवल्स पहले आपको आते हुए नजर आएंगे। 100 तक जाने के तो चांसेस अभी काफी कम है। नो डाउट बीच में मोमेंटम जरूर बना था, फिर वापस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल मुझे लग रहा है स्टॉक वीक है और 85 या 83 तक ये स्टॉक नीचे में फिसल सकता है। इसका बुलिश मोमेंटम बनेगा जब भी ये स्टॉक 92 और 93 के ऊपर निकले। तो फिलहाल खरीदारी की सलाह तो नहीं है, मेरे ख्याल से शायद इन्होंने ले लिया है स्टॉक। नीचे में स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 85 के आसपास मेंटेन करें। बाकी टेक्निकली वीक है, मुझे लग रहा है ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। ये स्टॉक में बुलिश मोमेंटम तभी बनेगा जब ये 93 के ऊपर निकले। ठीक है। आस्था मैम, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक लंबा कंसोलिडेशन फेज बाजार में देखने को मिल रहा है। 6 महीने जो स्थिति थी वही हम लोग देख रहे हैं, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है यहाँ पे बाजार में।
ऐसे लिहाज से, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भी रीड कर रहा था, रिसर्च भी कर रहा था मैम, बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक रहे जो पिछले 1 साल में दिवाली से इस दिवाली तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए। आपके हिसाब से कोई ऐसे स्टॉक्स आपको लग रहे हैं जो मिड टर्म के लिहाज से या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको लगता हो कि हाँ, ये निवेशकों को इस अपने रडार पे रखना चाहिए, एक बेहतर अपसाइड के लिए दिख सकती है स्थिति? देखिए, बैंकिंग मुझे अभी भी पसंद आ रहा है, जी। स्पेशली अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक। इनफैक्ट ये कॉल हम ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन जी। आपके चैनल पे मैं अभी दे रही हूँ, मतलब एक दिन पहले ही जनरेट किया है ये कॉल। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे हम इस हफ्ते के स्टार्टिंग से बुलिश हैं। कोई भी गिरावट आती है, क्योंकि आज मार्केट खराब है, नहीं तो ये बैंक और भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता। पर इसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए। 2148 के आसपास चल रहा है, कोई वजह से अगर 2120 तक निकल जाता है डाउन साइड में, तो खरीदारी के मौके तलाशिए। तो बैंकिंग स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं। हाल फिलहाल में मैं जिस बैंक पे बुलिश हूँ वो कोटक महिंद्रा बैंक है। मुझे लगता है कि गिरावट में खरीदारी के मौके इधर तलाशने चाहिए। और अब जो टारगेट्स हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं वो आराम से 2300 से 2350 के रहेंगे। तो गिरावट में जो काउंटर एक अच्छा लगता है बैंकिंग स्पेस से, वो कोटक महिंद्रा बैंक है। 2300 से 2350 के टारगेट मैम, ये लेवल्स आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए ना? देखिए, वहां तक आता है तो फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं और पार्शियली प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे जाती हुई नजर आएंगी। रिजल्ट्स कैसे आते हैं, न्यू डेवलपमेंट्स कुछ रहे, बट वहां तक जाने की संभावना लगती है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग उन लेवल्स पे कर सकते हैं, नहीं तो वापस से अगर कोई ये कॉल जनरेट करता है तो अपनी पोजीशन रिव्यू करवा सकता है, अगर टारगेट्स मीट होते हैं तो। जी। मैं अरुण सर से आपसे जानना चाहूँगा, अरुण सर, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे थे, खंगाल रहे थे, टटोल रहे थे, तो उसमें जो दिवाली पिक निकल के उसमें ज़्यादातर जो काउंटर्स थे सर ऑटो के थे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले जो जीएसटी को लेकर जो दरों में कटौती हुई उसका फ़ायदा हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स को मिलता हुआ दिखा है। आपके रडार पे कौन सा सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक है जहाँ पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ऑटो, बैंक्स, ये दोनों सेक्टर अच्छे हैं। ऑटो ज्यादा अच्छा इसीलिए है क्योंकि इसमें मोमेंटम सबसे पहले बना था, और यूजुअली भी हर चीज ये देखने को मिलता है, जब भी मोमेंटम मार्केट में बनता है तो ऑटो एक लीडिंग सेक्टर होता है। ऑटो के बाद देन वापस दूसरे सेक्टर्स फॉलो अप करते हैं। तो बैंक्स और ऑटो, ये दो ही सेक्टर मुझे पसंद है, और ये दो ही सेक्टर मुझे लग रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। एक डार्क हॉर्स हो सकता है आईटी। आईटी जरूर एक बीटन डाउन सेक्टर है, अभी किसी को पसंद नहीं आ रहा है, पर टेक्निकल लेवल मैंने ऑलरेडी बताया, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो हम आईटी में भी बुलिश होंगे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है निफ्टी ऑटो लीड करेगा, बैंकिंग उसको फॉलो अप कर सकता है। ये दोनों सेक्टर्स मुझे लग रहा है अच्छा करेंगे। जहां तक बैंकिंग की बात है, मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम करंट लेवल से हो सकता है आपको एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, इनमें मोमेंटम बन सकता है। कोटक बैंक में भी सबसे पहले ब्रेकआउट आया था, वो भी एक स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। तो फ्रंटलाइन बैंक्स पे ही मुझे लग रहा है मोमेंटम बनेगा, और वहीं पे नजर होनी चाहिए। ठीक है। एक हमारे व्यूअर हैं ललित कुमार साहू जी, कह रहे नमस्ते सर, नमस्ते आपको भी। कह रहे शक्ति पंप में इन्होंने 40 शेयर लिए हैं 882 के भाव पे, और करीब 10 साल पहले का मैं देख रहा था कि 10,000 रुपये अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होते तो आज करीब 4,19,000 रुपये हो जाते, यानी कि 4,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है शक्ति पंप ने आज तक। मैम, अभी आगे इस तरह के रिटर्न्स की तो खैर वो हम लोग कहते हैं कि पीछे के रिटर्न्स को चेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन शक्ति पंप में आपकी क्या सलाह है, आगे किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। शक्ति पंप्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी का मोमेंटम तो थोड़ा सा वीक बना हुआ है, 803 के आसपास चल रहा है। और जो ये वीकनेस आई है ये फर्दर एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, जो इसे डाउनसाइड में माइट बी पॉसिबल 780 टू 775 तक लेके जाए। तो वीक लग रहा है ये काउंटर शॉर्ट टर्म बेसिस पे, नॉट ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक वीकनेस दिखा सकता है। किसी ने अगर ऊपरी स्तरों पे लिया हुआ है तो होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। किसी ने अच्छे मुनाफे पे जो भी बैठे हुए हैं वो चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट, मतलब थोड़ा, मतलब अगर सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स हैं तो 1/4 यानी कि 25 शेयर्स में, यानी कि 25% ऑफ द क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, इसका ध्यान रखें। और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहने की क्योंकि मैं सलाह दे रही हूँ, तो एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और स्टॉप लॉस तकरीबन, इट इज थोड़ा सा बड़ा लगेगा स्टॉप लॉस, लेकिन 750 का आता है। तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिल्कुल पोजीशंस में बने रहे, जब तक एक बार 840 से 860 का जोन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है। 840 860 के ऊपर निकला तो तेजी को तूल पकड़ती हुई नजर आएगी, जो इसे 1000 1050 तक लेके जाएगी। बट अभी क्योंकि वीक है तो इसमें नई खरीदारी पहला तो नहीं करनी, लिया हुआ है
तो लंबे समय के लिए होल्ड करें, और बहुत ही कम भावों में लिया हुआ है तो 25% ऑफ द क्वांटिटी में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर एक निरंजन जी का भी सवाल लेते हैं। निरंजन जी का तो हमने ले लिया। यहाँ पर हाँ, इनके एक सवाल लेते हैं, कह रहे हैं कि बहुत दिन से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल सर, हम लोग बैठे इसलिए यहाँ पे वोल्टा एमपी ट्रांसफार्मर का ये पूछना चाहते हैं अरुण सर। और कह रहे हैं कि इन्होंने 17 शेयर्स ले रखे हैं, 8,000 की बाइंग है। अभी स्टॉक जो है 7,000 पर है, और वेरियस टाइप ऑफ ऑयल फील्ड पावर और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंपनी है यहाँ पर। और करीब मैं देख रहा हूँ उसका जो इसका हाई है वो 14,000 रुपये सर, उससे आधा हो गया ये स्टॉक। आपकी क्या सलाह है? देखिए हर्ष जी, इसके रिजल्ट्स खराब आए थे, तभी से स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली अभी भी वीक है, पर ऐसा चार्ट नहीं है कि आप ये इस लेवल से आपको एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 6,800 तक जरूर जा सकता है, वहां से सपोर्ट लेने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो फिलहाल एग्जिट ना करें, क्योंकि कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स थोड़े खराब आए थे, इस वजह से मोमेंटम नीचे का है। दो काम ये कर सकते हैं, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख ले पहले तो। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वेल एंड गुड है, स्टॉक में बने रहे। बाकी 6800 के आसपास आता है तो वहां पे एवरेजिंग की सोचें। एवरेज तभी करें तब अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बाकी टेक्निकली अभी भी वीकली चार्ट में ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो फिलहाल बने रहे। रिजल्ट्स के बाद ही इसमें फ्रेश कॉल लेंगे। तो 6800 के आसपास आता है तो वहां पे एवरेज करने की सोच। ठीक है सर। अच्छा अरुण सर, आपके नज़रिए के हिसाब से कोई मौजूदा स्थिति में अगर बाज़ार को देखें तो आपको लग रहा है कि अक्टूबर फ्यूचर्स या फिर यहाँ पे ऑप्शन की तरफ कहीं पे देखा जा सकता हो, यहाँ पे चाहे इंडेक्स या फ्यूचर स्टॉक स्पेसिफिक? हर जी, यूजुअली मैं ऑप्शंस में कॉल्स नहीं कम देता हूँ। यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि आप पोजिशनल कैश ट्रेड ले। जी ऑप्शंस में जरूर देते हैं, पर हाइब्रिड स्ट्रेटेजी या कोई ना कोई कवर्ड कॉल प्रोटेक्टिव जी पुट जी हेज स्ट्रेटेजी हम देते हैं। पर मुझे लग रहा है हर जी, जहां तक मार्केट की बात है, मार्केट में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेशन रहेगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगा मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, कोई बड़े ट्रिगर है नहीं। जो भी ट्रिगर है मार्केट में वो फिलहाल नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रिगर को भी मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है जब तक मार्केट वापस ट्रेंडिंग मूव ना दे, या तो आप साइडलाइंस पे रहे या इंट्राडे ट्रेड कर लें। ऑप्शंस में फिलहाल कोई कॉल नहीं है, पर अगर कोई फ्यूचर्स में एग्रेसिव बेट लेना चाहता है तो निफ्टी फ्यूचर्स को आप लें। पर 25,000 25,050 स्पॉट आता है तो वहां पे लेके चल सकते हैं। और आज तक मैम आपकी तरफ से कोई सलाह आपको लग रहा हो जहाँ पे दाव लगाया जा सके? हर्ष जी, एक बार सवाल फिर से रिपीट जी करेंगे? मैम, मैं क्योंकि हम लोग देख रहे थे तमाम चीज़ें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी कवर करते हैं हम लोग, तो मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि आपके रडार पर है कोई आपको लगता हो जहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड ली जा सके, ऑप्शन में ली जा सके? देखिए, मार्केट अभी जिस तरह के मूवमेंट अभी दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही समय होगा कोई भी इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के हिसाब से ट्रेड करे। थोड़ा सा मार्केट को संभलने दीजिए, क्योंकि इंडिया विक्स भी जिस तरह से लगातार तेज हो रहा है, हाई वॉलेटिलिटी के संकेत ये दे रहा है। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहती हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से तो अभी ट्रेड ना लेने की राय रहेगी। जी ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यूअर्स के लगातार जो हैं वो सवाल आ रहे हैं। यहाँ पे प्रगति सिंह कह रही हैं कि यहाँ पर आई एम होल्डिंग 3 IPOs, तो IPOs के ऊपर हम लोग सवाल ले लेंगे यहाँ पर। अभी हमारे साथ मैम के साथ सेगमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन सृजल जी सर, आपसे सवाल है मेरा अरुण सर, IRFC में क्या किया जाए? 133 के भाव पे खरीदारी है, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी चार्ट ठीक है, पर ऐसा नहीं कि ये स्टॉक आपको फास्ट कोई मूव दे देगा। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन रहना चाहिए नीचे में। नीचे में 115 एक सपोर्ट है। अगर इन्होंने कितने पे बाई किया ये शायद इन्होंने नहीं बताया, पर 115 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो एक स्टॉप लॉस के तौर पर आप मान के चलें। बाकी चार्ट एक मजबूत सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। कोई बड़ी अपमूव की फिलहाल ऐसी कोई ट्रिगर नहीं है, पर चूंकि अभी चार्ट ओवरऑल सपोर्ट पे, इसलिए एग्जिट की सलाह नहीं है। 115 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सर ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। इसके अलावा IPO से जुड़े तो आज ज़बरदस्त बज़ है, हम लोग देख ही रहे हैं LG को लेकर क्या ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिल रहा है, और बैक टू बैक सवाल भी है। तो तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहिए यहाँ पे, हम लोग अभी पूछेंगे एक एक करके सवाल। नंद कुमार जी का एक सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इनके पास जो है वो अडानी एंटरप्राइजेज़ है और पंजाब नेशनल बैंक है, तो क्या इस शेयर में आगे के लिए अपसाइड दिख रहा है? क्या कौन से लेवल्स होंगे? मैम आस्था जी, आपको क्या लग रहा है?
जी, आपने अदानी एंटरप्राइजेस की यहाँ पे बात की हर्ष। जी। और अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अभी ये थोड़ा वीक हो सकता है, इनफैक्ट आज भी वीक है। 2496 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक बार 2440 तक ये आ सकता है, यानी कि यहाँ से भी 40-50 पॉइंट की वीकनेस थोड़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो 2450 तक, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि एक हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है 2450 2440। तो इसमें तैयारी रखें, थोड़ी वीकनेस आ सकती है। लंबी अवधि के लिए सिर्फ बने रहें, जिसमें कि समय कुछ महीनों का होना चाहिए। छोटी अवधि के लिए ध्यान रखें, थोड़ी गिरावट और गहरा सकती है। अगर लंबी अवधि में बने रहेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। और वो जो स्टॉप लॉस अभी निकल के आ रहा है तुरंत लेवल पे, मेरे हिसाब से वो तकरीबन यहाँ पे रखा जाएगा 2400 का। तो 2400 का एक स्टॉप लॉस लग के लंबी अवधि के लिए बने रहे। छोटी अवधि में ये काउंटर थोड़ा और वीकनेस दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक केएनआर कंस्ट्रक्शन को लेकर भी सवाल है यहाँ पर। अरुण सर, केएनआर कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाए? रेखा जी का सवाल है। 209 की इनकी बाइंग है और साथ में एनएलसी के ऊपर भी जानना चाह रहे हैं, 274 की इनकी बाइंग है। आपको क्या लगता है केएनआर कंस्ट्रक्शन में दबाव देख रहे हैं हम लोग पिछले कुछ दिनों में, आगे का स्ट्रेंथ है? बेटर है राइस पे एग्जिट ही कर दे। स्टॉक में वीकनेस है और 209 215 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, शायद इन्होंने वहीं पे खरीदा है, पर नीचे में मेजर सपोर्ट 192 के आसपास था। तो 192 ब्रीच कर चुका है, तो मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी है। अगर स्टॉक में भी आता है तो एक बार का एग्जिट ले लें। मुझे लग रहा है वीकनेस आने वाले दिन में भी ज्यादा थोड़ी बढ़ सकती है, तो किसी भी उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। किसी भी उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अरुण सर, आपकी टाइमिंग्स आप 1:30 बजे तक है हमारे साथ या उससे आगे भी हैं सर? जी हर्षी, 1:30 बजे तक ही हूँ। ठीक है, तो सर आप प्लीज़ अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। हर्षी अगेन थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मुझे लग रहा है हर्षी, सेकेंडली मार्केट का एक व्यू भी शेयर कर देता जी। हूँ। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है, खासकर एफ एंड ओ में, अगर किसी पास स्टॉक्स में भी है, जी। तो 25,000 का एक लेवल का जरूर ध्यान रखें। उसके नीचे जाएगा तो मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी, तो उस चीज का ट्रेडर्स के लिए जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी डिस्क्लेमर के तौर पर हर्ष जी, मुझे लग रहा है क्लाइंट्स के पास पोजीशंस डेफिनेटली हो सकती है, जो भी हमने स्टॉक डिस्कस किए, जी। और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई भी स्टॉक। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम लोग देख रहे हैं कि 25,000 के लेवल के आसपास घूमता है बाजार, फिर वापस थोड़ा सा जो है आगे बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन हाँ 25,200 जो है मैम वो आंकड़ा अब टूट गया है। एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ देखा, 25,300 को पार नहीं कर पाया, टच किया, उसके बाद फिर वापस आ गया। अब क्या आपकी लग रहा है बाजार में क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट और आगे बढ़ती हुई दिखेगी? नहीं, गिरावट आगे बढ़ते हुए नहीं दिखने वाली है। मेरे हिसाब से तो ये एक हेल्दी रेंज है। और आई रिमेम्बर हमने पिछले हफ्ते या उससे पहले शायद जब भी हम जुड़े थे तो हमने एक रेंज डिस्कस किया था, 24,940 60 आई थिंक, एंड 25,250 या 300। एग्जैक्ट रेंज तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट क्योंकि मार्क्ड है वही लेवल्स, तो अभी भी हम उसी रेंज में ही है। एंड ये रेंज ट्रेडेबल रेंज है। अगर इन्वेस्टिंग का व्यू रख रहे हैं तो एक हेल्दी रेंज है, जहां पर हर डिप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एज फार एज यू आर ट्रैकिंग द इंडेक्स फॉर योर इन्वेस्टिंग पर्पस। और फिर से जब ये सपोर्ट पर आएगा तो आपको यहाँ पर ट्रेड के लिए फिर से मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो 24,960-50 के पास अगर ये आता है तो बाइंग का व्यू फिर से रखना है। और अगर करंट लेवल से भी जो कि अभी 25,125 चल रहा है, यहाँ पर भी अगर थोड़ा ग्रेजुअल यानी लिमिटेड एक्सपोजर के साथ अगर आया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वी नीड टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग कि हमें यहाँ पर नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि 24,900 शुड बी द स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ से बाइंग का व्यू लेना चाह रहे हैं। क्योंकि ये रेंज आने वाले 1 या 2 दिन, अगर मैं एक रेंज को यहाँ पर समझना चाहूँ तो आने वाले 1 या 2 दिन में हमें 24,900 मैक्सिमम एंड 25,200 ये रेंज ट्रेड होते हुए दिख सकती है। तो जो भी ट्रेड प्लान करना है इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैम यानी कि लॉन्ग किया जा सकता है? लॉन्ग किया जा सकता है 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ में, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट 25,240 एंड 25,300। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, कुछ वो भी लेते हैं, और फिर एक खास सेगमेंट जो है हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करके लाए हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो पिछली दिवाली की बात करें, उस दिवाली से अब तक एकदम बम्पर रिटर्न दिए हैं, एकदम ज़बरदस्त मुनाफा कमा के दिया निवेशकों को। और ये छोटे स्टॉक थे, छोटे छोटे करते करते कहाँ बढ़ गए आप देखिएगा। लेकिन इस बीच में हम कुछ सवाल हम लोग लेते हैं। एक आकाश पांडे जी हैं, कह रहे हैं कि जेनटेक के बारे में बता दीजिए। इन्होंने 1,845 पर ख़रीदा है 100 शेयर्स, बहुत ज़्यादा लॉस में है, कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए? जेनटेक
कितने शेयर खरीदे इन्होंने? मैम इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे 1845 के भाव पर और अभी 370 के ऊपर है जी। Zentek, ओके जी ओके। देखिए अभी तो ऑलरेडी ये स्टॉक काफी अच्छे खासे सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, बट दिस इज नॉट द एंड। मेरे हिसाब मुझे लगता है कि ये अभी आराम से 1280-90 के रेंज में आएगा, जबकि करंट जो प्राइस है वो 1368 का है। तो जी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एग्जिट प्लान कर सके तो बेटर होगा। अगर आपका नजरिया स्टॉक को एवरेज करने का नहीं है, प्लीज ध्यान से समझिएगा जिनका भी ये सवाल है। अगर आपका नजरिया स्टॉक को एवरेज करने का नहीं है और 2 साल से कम का व्यू रखते हैं, तो दिस इज द एग्जिट लेवल एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी रिबाउंड नहीं मिलने वाला है, टाइम लगेगा जी। और इसी बीच यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं कि अपर सर्किट के नाम से कह रहे हैं कि बेस्ट एनालिस्ट अंबाला मैम का व्यू चाहिए हमको, और ये कह रहे हैं कि KRN हीट एक्सचेंजर के ऊपर मैम आपका नज़रिया जानना चाहते हैं। 890 के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है, कह रहे हैं शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा स्टॉप लॉस के साथ? टारगेट हर ट्रेड वैसे स्टॉप लॉस के साथ ही आता है अगर कोई भी तो। अभी 830 पर चल रहा है एंड इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर। थोड़ा और वेट करिए, स्टॉक में थोड़ा मुझे लगता है कि करेक्शन अभी और थोड़ा बाकी है। 2 तरीके हैं, अगर आप अच्छे लेवल पर बाय करना चाहते हैं, वही की भाव को भाव दो, तो वो लेवल बनता है आपका लगभग एक सेकेंड, वो लेवल बनता है आपका लगभग 750-760 के आसपास, 750-760 के पास में। और एल्स वेट फॉर द ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट में समय भी कम लगता है एंड मूवमेंट जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो वो ब्रेकआउट लेवल है 900 का। तो या तो अगर आपको एक अच्छी बाइंग लेनी है, मोमेंटम ट्रेड करना है तो 900 के ऊपर, अच्छी बाइंग लेनी है तो 750 या 760 के पास में। अभी 830 पर है, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बट एट दिस लेवल एंट्री नहीं सजेस्टेड है। और रही बात स्टॉप लॉस, 750 के पास अगर बाइंग आपकी आ रही है तो आपका पहला टारगेट बनता है यहाँ पर 880 का एंड दूसरा बनता है लगभग 1000 का, एंड स्टॉप लॉस भी यहाँ पर मेंटेन करके चलना है जो बाइंग लेवल सजेस्ट किया, नॉट ब्रेकआउट। तो वहां पे 700 का आपका स्टॉप लॉस के साथ में काम बन जाएगा। व्यू रहेगा लगभग 3-4 महीने का। ठीक है। हाल ही में मैम एक IPO आया था ज़ारो इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे किशोर भाई जी ने इनका सवाल है, कह रहे हैं कि मैंने ज़ारो इंस्टीट्यूट IPO में मेरी होल्डिंग है, अब क्या किया जाए? मैम हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, आपका नज़रिया, क्योंकि आप IPO को लेकर लगातार जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करती रहती हैं, क्या किया जाए ज़ारो इंस्टीट्यूट IPO में? देखिए ज़ारो वाज लाइक, मैं पर्सनली तो पसंद नहीं करती हूँ। मतलब IPO के लिए अप्लाई किया था तो IPO के व्यू रख के निकल जाना चाहिए इन माय ओपिनियन। रही बात अभी इसमें प्राइस जो चल रहा है वो लगभग 673 का है एंड बुक लॉस, इट्स हार्ड टू से एंड इट हार्ड टू हियर ऑल्सो, बट रिबाउंडिंग यहाँ पर बहुत जल्दी होते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स है उतने प्रॉमिसिंग बिजनेस लाइन में नहीं है ये, 1 थिंग। सेकेंडली जो सेक्टर के मल्टीपल चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना गुना, 7 गुना 700% के मल्टीपल्स पर जब कोई भी कंपनी आ रही है और इस भाव पर प्राइस पर ट्रेड कर रही है तो प्रॉफिट बुकिंग प्रोलॉन्ग चलेगी। तो मेरे प्रॉफिट बुकिंग मतलब एग्जिट प्रोलॉन्ग चलेंगे, तो आप भी एग्जिट ले लीजिए और लुक फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, थोड़ा सा दिल को कड़ा करके मजबूत करके यहाँ पे लॉस आप बुक कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कई बार इसको मानते नहीं है कि हम लॉस हो सकता है, और इस चीज़ को लेकर हमारे एटीट्यूड में थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबल ज़रूर होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक निवेशक जो जब प्रॉफिट कमाता है तो भी, और एक लॉस बुक करता है तो भी। यहाँ पर मैम एक ट्रेलर के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आपका व्यू जानना चाहते हैं। 160 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदारी करी है, 225 शेयर्स हैं, क्या किया जाए? अच्छा, मैं बजाज हाउसिंग को एक कितने की बाइंग है इनकी? मैम इनकी 160 की बाइंग है मैम। ये वही दौर है मैम, मुझे जब ये इसकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद एक हमने देखा था 180 के लेवल के जाते हुए, मुझे लगता है इसी दौर के आसपास इन्होंने खरीदारी करी है। मैंने भी लिया था लेकिन मैंने बेच दिया था लॉस में, तो मेरा एग्जिट हो चुका था इसमें काफी पहले। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक हर समय पर अच्छी जगह पर ही खरीदे, गलतियां हो सकती हैं और हर बार सही होने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दिस इज द हर बिजनेस की तरह, हर डिसीजन की तरह एक बहुत अच्छी बात है जो मैं ग्रेजुअली मैं भी सीख रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। डिसीजन मेकिंग कुड बी रॉन्ग एंड कुड बी राइट। तो जब आप किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने का डिसीजन ले रहे हैं, आपका एक ही चीज फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स है।
टारगेट पॉसिबिलिटीज होती है, बट लॉस इज समथिंग डिफाइंड कि जो हिट हो सकता है वो जरूर फॉलो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी जो है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ आज की डेट में भी। जी मैम, वेल जी प्लीज मैम, प्लीज। जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी 107 पर है। टेक्निकली अगर देखें तो आज की डेट में सपोर्ट रेंज के पास पहुंच रहा है, जो कि 102 से 105 की सपोर्ट रेंज है। तो अभी भी 107 पर है, थोड़ा सा और नीचे स्लाइड हो सकता है। अगर आपका नजरिया स्टॉक में कम से कम 1 साल का और है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 4 क्वार्टर्स अगर आप और दे सकते हैं, इसके पीछे के रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगी वाई, तो आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को चाहें और कंफर्टेबल हो तो ही इसमें थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। एंड यू नीड टू कंसिडर अ स्टॉप लॉस एट 97। इससे ज्यादा की स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों हो सकता है? जिस तरह से जीएसटी घटा है, तो मेरे ख्याल से जो हाउसिंग है, लोन जो सस्ते हुए, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर पॉजिटिवली 1 या 2-4 क्वार्टर के बाद यहाँ पर दिखना शुरू होगा। तो जो लोग नए बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी, या जो लोग पहले से फंसे हुए ऊपर के भाव पर, वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं, ओनली इफ देयर पॉकेट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर अलाउड टू देम। रही बात टारगेट एक्सपेक्टेशन कितनी जाएगी, तो आपका भाव तो 160 का है, लेकिन यहाँ पर जो 100-105 के पास में एंट्री करेंगे उनके लिए 130 लाइक 30%। तो 30% का यहाँ पर एक पहला टारगेट मिल सकता है हमें विद इन 1 ईयर, एंड दूसरा अप्रोक्सीमेटली 145। 160 की मुश्किल लग रही है, इसलिए एवरेज के बारे में यहाँ पर बात की है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। एंड यस, और हर्षी में एक चीज यहाँ पर एक बार प्लीज मुझे अलाउ कीजिए, एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। थैंक यू। लास्ट शो में आपने पेस डिजिटेक के बारे में एक बार आपने जिक्र किया था, और आपने किसी यूजर का सवाल था, मुझे ये तो याद नहीं किनका, लेकिन उन्होंने पूछा था कि क्या हम यहाँ पर रुके या क्या करें। तो 185 का स्टॉप लॉस आई थिंक मैंने देख करके यहाँ पर एक सजेस्ट किया था कि यहाँ पर एग्जिट मिल जाएगा आपको 230-235 के पास में। तो वापस ये पेस डिजिटेक जो है 230 के ऊपर गया, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने एग्जिट नहीं लिया होगा, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है ना, मैं हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही यहाँ पर किसी को, इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसी कैंडल बनी है, अभी तो प्राइस निकला है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल पर जा रहा है, तो वहां पर वो फिर से महंगा हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको पहले शॉर्ट किया था, पहले बेचा था। जैसे ही वो नीचे आया, वो फिर से थोड़ा सस्ता हो गया। तो अगर आप प्राइस महंगा हो रहा है, इसका मतलब 2-4 दिन में तो उसकी अर्निंग इंप्रूव नहीं होती ना। ऐसा तो नहीं है बहुत सारा अर्निंग ऑर्डर उसको आज ही मिल गया, 2-4 दिन में उसका प्राइस जरूर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से स्टॉक महंगे हो जाते हैं। तो एग्जिट प्लान करिए जो जहां पर भी आपको मिलता है मौका। ठीक है। और मैम की देखिए खासियत है, अम्बाला मैम की बहुत ही साफ गोई से, ईमानदारी से बताई थी मैम, कहाँ मैम ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, कहाँ लॉस बुक किया, और एक साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी देखिए शेयर कर देते हैं। तो आपको इस नज़रिए से भी समझना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमको अगले कदम की तरफ बढ़ने की यहाँ पे मजबूती और यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आपको आगे चलना चाहिए। यहाँ पे मैम एक सवाल और लेते हैं, फिर हम लोग अपने रिसर्च पे चलेंगे। फटाफट से एक विष्णु जी के एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक इन्होंने होल्ड करने को मैम ने कहा था, अब नीचे आ गया है, 25 शेयर्स हैं 932 के भाव पर, क्या करना चाहिए? इंडिया निपॉन मैंने आपको टारगेट या फिर स्टॉप लॉस कब कितना दिया था, कुछ बताएंगे? मैम इन्होंने साझा यहाँ पे ये नहीं किया है हमारे साथ, लेकिन ये इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक के ऊपर इन्होंने जो लेवल्स दिए हैं, 25 शेयर खरीदे थे 932 के भाव पे, 970 पे है अभी, तो ये फायदे में है मैम। देखिए फाइनेंशियल्स अगर मैं इसके देख रही हूँ तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो नेगेटिव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। सेक्टर की कंपैरिजन में अभी भी महंगी नहीं है। तो इन माय ओपिनियन बहुत मुश्किल से ऐसी कुछ स्टॉक्स मिलते हैं जहां पर ये दोनों चीजें आपको कॉम्बिनेशन में मिले, ना तो महंगा मल्टीपल और प्रॉफिट। तो ये चीज यहाँ पर अभी भी है। अगर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट बुक करिए इफ यू आर इन प्रॉफिट, और एल्स मेक अ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलिए, या फिर जो भी आपकी बाइंग है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली मैंने इसको कितने पर रेकमेंड किया था, मार्क नहीं है लेवल। 950 पर आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख सकते हैं। करंट लेवल इज 970। तो इसमें टारगेट एक मूवमेंट कुछ दिनों पहले एक आते हुए दिख रहा है, 1110 का भाव आ चुका है, एंड आई थिंक वही एक लेवल था जो हमने डिस्कस किए थे, बट एंट्री लेवल मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो 950 शुड बी द स्टॉप लॉस नाउ।
हैं।